तो अब आखिरी चरण का चुनाव है और जिस तरीके से एक रिले रेस होती है, आखिरी चरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो ख़राब हो तो पहले वाले चरण जो हैं उनकी सारी मेहनत फेल हो जाए। तो अब इस आखिरी चरण की बात करने के लिए, हमारे लिए और पूरे चुनाव की बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है वो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, छठे चरण का आकलन मैं ढंग से हमारी कैडर से पूछ नहीं पाया हूँ, परंतु 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ न जाए, वो स्टेज निकल चुका है। अब कुछ बिगड़ना करना है नहीं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और छठा और सातवां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि अब बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा नहीं लगा रही है। आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि कांग्रेस 40 पर लाचार। इतनी बुरी हालत रही है उनकी? देखिए, मुझे मालूम नहीं राहुल गांधी किनको बीजेपी मानते हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, श्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। वो बीजेपी किसको मानते हैं मैं समझ ही नहीं पाता। 400 पार का नारा या 400 पार का ये जो टारगेट था, ये दिया किसने? आपने? 400 पार का नारा ये नारा नहीं है। देश ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों के कारण बहुत कुछ भुगता है। 30 साल तक मिलीजुली सरकारें रहीं और वो 30 साल हमारे देश के 75 साल के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बुरा कालखंड था। एक प्रकार से दुस्वप्न था। सरकारें हमारी भी बनी, इनकी भी बनी, निर्णय नहीं कर पाते थे, नीतियां नहीं बन पाती थी, दृढ़ता से फैसले नहीं होते थे। फिर भी अटल जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उसी वक्त हम एटॉमिक पावर भी बने और ढेर सारे कठोर फैसले लिए गए। परंतु जब यूपीए सरकार आई, 10 साल चली और उसके पहले वाली जो सरकारें बनी, वो अस्थिरता के दौर में भारत दुनिया में रेस में काफी पिछड़ गया। ये 10 साल के अंदर स्थिर सरकार के फायदे देश की जनता ने देखे हैं और इसलिए देश की जनता भी चाहती है कि दृढ़ निर्णायक नेतृत्व हो, दृढ़ निर्णायक और मजबूत सरकार हो और राजनीतिक स्थिरता भी हो। इसलिए हमें 400 पार चाहिए और 400 पार का आशीर्वाद निश्चित रूप से देश की जनता देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं ये 400 पार? ऐसा क्या था जो 360 में नहीं कर पाए, जो 400 में करना चाहते? क्या करना चाहते हैं उसका सवाल नहीं है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अपना लक्ष्य नीचा रखेगा या ऊपर रखेगा। तो 370 तो हमें जनता ने दे ही दिए थे, इसलिए 400 ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये तो अभी 100 क्रॉस नहीं कर पाए। इनकी समझ के परे है। आपको लग रहा है, इसमें उलझिए मत। आपको लग रहा है कि वो 100 भी पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी की जो स्थिति है तो वही है। उनका ये कहना है कि ये 400 का टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि अमित शाह जी चाहते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। नहीं, एक जमाने में कांग्रेस ने भी 400 पार किया था। हम तो खत्म नहीं हुए भाई। ये खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही नहीं है। हम बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब किसी को खत्म करना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जेल जाएंगे इसी तरीके से तो उनकी पार्टी को झाड़ू लगा दी जाएगी। अब मुझे लगता है कि अरविंद जी ने जेल क्यों जा रहे हैं इसकी मीमांसा करनी चाहिए और अपना उत्तराधिकारी कौन होगा वो तय करना चाहिए। अभी उन्होंने फिर से 7 दिन का और एक्सटेंशन मांगा है। क्या लगता है आपको, इससे बीजेपी को कोई खतरा है? हमें क्या खतरा हो सकता है भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि
जो उनका आरोप है कि कई सारे नेता जो हैं वो या तो जेल भेजे जा रहे हैं या जाने वाले हैं और उनकी पार्टी को है पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक जमाने में इंदिरा जी ने इस देश के 1,30,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में भेज दिया था, उससे कोई खत्म नहीं हुआ। मगर आप भ्रष्टाचार करोगे, आप सारे वादे तोड़कर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पहले कहते थे मैं तो राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। फिर कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज कांग्रेस के साथ मिलकर, वो जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सत्ता पर आए थे, इसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। खत्म आरोप से नहीं होता है, खत्म आपकी वादा खिलाफी से होता है। और मेरी बात याद रखना, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, दोनों पार्टियों के एक साथ मिलने के बाद भी। अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये गठबंधन जो है सिद्धांतों के आधार पर नहीं हुआ है, अपने अपने स्वार्थ के आधार पर ये गठबंधन बना है। अगर सिद्धांतों के आधार पर गठबंधन बनता तो पूरे देश में गठबंधन होता। ये गठबंधन का स्थिति देखिए, ममता जी ना कांग्रेस के साथ है ना कम्युनिस्टों के साथ है, तीनों इंडी अलायंस का हिस्सा है। केजरीवाल जी गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में कांग्रेस के साथ है, पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं और गठबंधन का हिस्सा है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है गठबंधन कैसे है और क्यों है। इससे एक गलत मैसेज जा रहा है वोटर्स में, आपको लगता है? या इससे कोई हमारे लिए क्या गलत जाएगा? नहीं, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं। आपको लग रहा है कंफ्यूजन क्रिएट कर? मेरे लगने से क्या होता है, परिणाम ही बता देंगे। आप और अकाली दल पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इससे आपकी पार्टी पर पंजाब में क्या इम्पैक्ट होगा? आखिरी चरण बड़ा फोकस। निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। कमल का निशान और भाजपा के सिद्धांत दोनों पंजाब के हर वोटर के पास पहली बार, बड़े लंबे समय के बाद पहली बार पहुंचेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। हम हमारी सीट और वोट प्रतिशत दोनों में बढ़ोतरी करेंगे। पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू था नशा मुक्ति को लेकर। जैसे जैसे चुनाव का वहाँ पर जोर पकड़ रहा है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस वो चुनाव का मुद्दा लेकर आई वो गायब हो गया। उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। कैसे होगा पंजाब में नशा मुक्ति? देखिए, जहां तक कंप्लीट नशा मुक्ति की बात है, इसमें राज्य सरकार का सहकार बहुत जरूरी है। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार दृढ़ निश्चयी है पंजाब समेत पूरे देश से नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए। 5 साल के अंदर मोदी सरकार ने ढेर सारे काम इस दिशा में करे हैं। हमने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्तर पर एक कमेटी बनाई है और सिर्फ पुलिस नहीं, पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट, शिक्षा, सामाजिक न्याय, आरोग्य, वित्त, गृह विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक संयुक्त कॉन्क्रीट लड़ाई हम नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी मिले हैं। ढेर सारे, आप 10 सालों का कंपैरिजन करोगे तो अनेक गुना बढ़ोतरी नशे के कारोबार को पकड़ने में भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के शासन में हुई है। आपकी तरफ से कई बार ये कहा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं, उनको एटीएम तक कहा गया, उसकी क्या वजह है? देखिए, पंजाब में एक प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला आप पार्टी आने के बाद अनेक गुना बढ़ गया है। दिल्ली के बाद बाहर केजरीवाल जी को जब भी जाना है, पंजाब सरकार के खर्चे से चार्टर जेट लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री आते हैं और उनके साथ वो चले जाते हैं।
तो एक प्रकार से पंजाब की जनता में इस प्रकार का धारणा बना हुआ है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को श्री अरविंद केजरीवाल अपना पायलट अथवा तो ट्रैवल एजेंट समझते हैं, जो ठीक नहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, मगर इनके कारण ये धारणा बना है। कांग्रेस फिर से आरोप लगा रही है कि ईवीएम्स को लेकर, वो चुनाव आयोग का जो डेटा डिले आता है उसको लेकर आरोप लगा रही है। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी एक उनकी है या इसको लेकर कुछ मंथन होना ज़रूरी है? मुझे तो स्ट्रेटेजी भी ऐसी कोई क्यों करेगा समझ में नहीं आता। कई बार मैं कांग्रेस की बातों को समझ ही नहीं पाता। एक बात मुझे बताइए, अगर ईवीएम ठीक नहीं है तो अभी अभी हिमाचल के चुनाव हुए, कांग्रेस कैसे जीती? तेलंगाना में कांग्रेस जीती, बंगाल में ममता दीदी जीत गई, इनके एक साथी स्टालिन जी चेन्नई में सरकार बनाए। जब ये सरकारें बनाते हैं, इनका विजय होता है, तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ईवीएम का पर ठीकरा फोड़ते हुए नहीं देखता हूं। वो मालाएं भी पहन लेते हैं, शपथ भी ले लेते हैं, और जब जब हारने की नौबत आती है तो उसके कुछ समय पहले ही ईवीएम पर क्वेश्चन करते हैं। अब देश की जनता ये समझ चुकी है, उनको अपना पैंतरा थोड़ा बदलना चाहिए। आपने हिमाचल का जिक्र किया। राज्यसभा चुनावों के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव भी है, वहां पर आप क्या देखते हैं? देखिए, हिमाचल के अंदर 4 लोकसभा सीट और 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। वहां इतने कम समय में कांग्रेस की सरकार की वादा खिलाफी के कारण एक बहुत बड़ा अनरेस्ट मैं देख रहा हूं, और इसका नतीजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। आज हमारे 4 सांसद वहां से चुने हुए हैं, फिर से एक बार हम वहां पर 4 सीटों को प्राप्त करेंगे, और 6 की 6 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है। राहुल गांधी बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा वो जुमला उनका मशहूर हो गया है, खटाखट सटासट फटाफट। उनका कहना है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे खटाखट, हर महीने 8500 रुपये अकाउंट में जाएंगे फटाफट, नौकरी की बरसात हो जाएगी सटासट। देखिए, मैं कल हिमाचल से आया हूं। हिमाचल में इन्होंने खटाखट वादा किया था कि हर महिला को 1500 रुपया देंगे, वो राह देख रही है। हिमाचल के पशुपालकों को वादा किया था कि हम 100 रुपये लीटर दूध खरीद लेंगे, वो बेचारे पशुपालक आज भी राह देख रहे हैं। हिमाचल में वादा किया था कि 1 लाख लोगों को सटासट नौकरी दे देंगे, युवा राह देख रहा है। इसी प्रकार से तेलंगाना के सारे सटासट खटाखट फटाफट वादे धरे के धरे रह गए। और मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है। इंदिरा जी ने वादा किया था गरीबी हटाओ का, 70 साल हो गए, गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का दवाओं का पूरा खर्चा, 5 किलो अनाज, ये सारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन उसी हिमाचल में राहुल गांधी ने ये कहा कि जो अग्निवीर स्कीम है, हमारी सरकार बनेगी तो मैं इसको फाड़ कर फेंक दूंगा, इससे हमारे जितने भी युवा हैं उनका सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है। वो मंच पर अग्निवीरों को बुलाकर बोल रहे हैं कि देखो कितना नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, राहुल जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आधा पेज से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, और ये पूरी योजना है वो समझे ही नहीं है। अग्निवीर योजना क्या है? अग्निवीर योजना सेना के जवानों की एवरेज आयु कम करने के लिए है। अग्निवीर, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि 100 अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं, उसमें 25 तो सेना में परमानेंट नौकरी में चले जाएंगे जिनको सारे बेनिफिट मिलने हैं, और जो 75 है उसके लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और बीजेपी शासित सभी राज्य सरकारों ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनके लिए रिजर्वेशन रखा है। आयु का रिलैक्सेशन दिया है, मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको रिलैक्सेशन दिया है, और एग्जामिनेशन में भी वेटेज दिया है।
तो एक भी अग्निवीर जो वहां से 75 अग्निवीर वापिस आएंगे, एक भी बेकार नहीं रहने वाला है। अग्निवीर जो वापिस आएंगे, इससे 2.5 गुना जगह उनके लिए रिजर्व पड़ी है। पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के अंदर ये अग्निवीर पूरा समय का नौकरी करेंगे। इनको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेजुइटी भी मिलेगी और पूरा जीवन सुरक्षा बल में, सेना, पुलिस या तो सुरक्षा बलों में नौकरी करेंगे। तो वो 25 और ये 75 किसी को घर नहीं जाना है। मगर एक कांग्रेस के लोग झूठ बोलने के आदी हैं। इनका नियम है झूठ बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। तो अब राहुल जी काउंटिंग तक ये झूठ बोलते रहेंगे, फिर वैकेशन पर जाएंगे लंबे, वैकेशन पर आने के बाद नया झूठ ढूंढेंगे। अब ये मेरा आपसे जानना है, आपने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव विदेशों में चले जाएंगे छुट्टी मुझे पर। तो आप जैसे एक पत्रकार ने कहा तो मैं बताता हूं, पत्रकार के हवाले से भी बताता हूं। मगर जो पास्ट रहा है इनका राजनीति में आने के बाद, जब जब यहाँ पारा बढ़ता है गर्मी का, वो वैकेशन पर चले जाते हैं। आप खुद कैसे स्ट्रेस आउट करते हैं अपने आप को? स्ट्रेस आउट क्या करना है, वो तो ट्रेस आउट क्या करना है, वो तो दिखाई पड़ता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप कैसे अपने आप को, आप जैसे कहा जाता है मोदी जी छुट्टी नहीं लेते, क्या अमित शाह जी भी छुट्टी नहीं लेते? नहीं, मैं तो अभी मेरा स्ट्रेस कम ही कर रहा हूँ आपसे बात कर कर। एक बड़ा सवाल जो अब सबके सामने रखा जा रहा है वो ये है कि जैसे ही 400 पार हुआ उसके बाद ये लोग संविधान बदल देंगे, ये चीज़ें बदल देंगे। कांग्रेस बार बार कह रही है, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 2014 से नरेंद्र मोदी जी को दी है। इसके लिए 400 पार नहीं चाहिए। उनको संविधान की बदलने की प्रक्रिया भी मालूम नहीं है। और अब आप आधा अधूरा पूछते हो, मैं पूरा कर देता हूं। वो आरक्षण के रेफरेंस में ही कह रहे हैं कि आरक्षण छीन लेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छीन लेगी। आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम पर तो आरोप लगा है, इन्होंने तो कर चुके हैं कर्नाटक और हैदराबाद में, और ममता बनर्जी ने बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण देकर पिछड़ा समाज के आरक्षण पर, एससी के आरक्षण पर, एसटी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। मैं आज देश की जनता के सामने आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है, हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का देश को गारंटी है। लेकिन इसमें एक और टेक है, वो ये है कि आपकी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो ओबीसी में जो मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे ऐसा कहा है, और जो मैं मानता हूँ गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण का मान्यता नहीं देता है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, और वो जरूर खत्म होना चाहिए। लेकिन इसमें सर आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, जो मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग है, क्या वो भी इससे हट जाएगा? क्या वो भी इससे? देखिए, पिछड़ेपन का सर्वे करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पिछड़ा वर्ग आयोग उसका सर्वे करता है। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो पिछड़े हैं सभी को मिलना चाहिए, परंतु सारे के सारे मुसलमानों को आप पिछड़ा गिन लोगे, ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण होता है, जो ममता जी ने करा, कर्नाटक में करा, हैदराबाद में करा। तो जो केंद्र की जो सूची है उसमें भी कई जगह मुसलमानों को जो आरक्षण, मैंने कहा, मैं पर्याप्त स्पष्टता कर चुका हूं। मुझे मालूम नहीं है आप समझे या नहीं समझे, जनता समझ जाएगी इससे। पीओके पर आप इस बार खुलकर बोल रहे हैं, वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी आक्रोश है। पीओके को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? नंबर 1, इस बार ये समझा जा रहा है कि पीओके जो है वो एक सरकार का अगला एजेंडा है, इसमें कुछ ना कुछ होगा। देखिए, भारत की हर सरकार का एजेंडा पीओके होना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है
और हमारी देश की संसद का कमिटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी का तो पक्का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको वापस लाना चाहिए। चुनावों में एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली कश्मीर में, जिस तरीके से वोटिंग हुई, और ये वाकई में एक होप देता है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि कश्मीर के अंदर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए? जम्मू में किए, कश्मीर देखिए में क्यों? हमारा अभी वहाँ संगठन बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन बनाने की प्रक्रिया करने के बाद हम जरूर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? वो भारत का हिस्सा है, हमें लड़ना ही चाहिए। इस बार जो लोकसभा में नहीं खड़े किए गए कैंडिडेट्स, उसके पीछे की क्या वजह है? मैंने कहा तो हमारा संगठन अभी वहाँ बन रहा है। ओमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि 370 को लेकर लोगों में नाराजगी है और बीजेपी को ये बात पता है, इसीलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। देखिए ओमर अब्दुल्ला जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आपको पसंद थी ऐसी कश्मीर पॉलिसी से कश्मीर चलता था, तब 8% से 12% वोटिंग होती थी, अब 50% होती। नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर की पॉलिसी सफल हुई है, इसी का एक उदाहरण है। आज वहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, वहाँ इंडस्ट्री लगती है, वहाँ हर घर में बिजली पहुँच गई, हर घर में पीने का पानी पहुँच गया, हर घर में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँची। उमर अब्दुल्ला जी मुझे ये जवाब दे कि आपके दादा, आपके पिता और आप तीनों मुख्यमंत्री रहे, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? और जब जब टेररिज्म बढ़ता था, अब्दुल्ला परिवार हमेशा इंग्लैंड चला जाता था। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। और मैं स्पष्टता से बताता हूं कि 370 हटाने के खिलाफ अगर गुस्सा होता तो ऐसे संगठन और ऐसे व्यक्तियों ने भी इस बार वोटिंग की है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरा जीवन लड़े थे। कश्मीर में विधानसभा चुनाव आप कब तक होते हुए देखते हैं? आपको क्या लगता है? स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले हम करा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय मर्यादा तय की है, इसके पहले हम करा लेंगे। जो लोकसभा में आपने देखा, उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है? लग रहा है कि अब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं है। चुनाव जरूरी है। मैंने 5 अगस्त 2019 को भी पार्लियामेंट में कहा था कि सबसे पहले 370 जाएगा, फिर देश का संविधान वहाँ लागू होगा, फिर रिजर्वेशन के लिए सर्वे होंगे, रिजर्व जातियों की सूची बनेगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा विधानसभा का, और उसके बाद स्टेटहुड होगा। ये पूरी चीज़ में 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कह चुका हूँ। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं। ये हमारा कमिटमेंट है भैया। अब उड़ीसा की बात करते हैं। वहाँ पर काफ़ी तीखे एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीजेपी और बीजेपी में। क्या उड़ीसा में कमल खिल पाएगा? निश्चित रूप से कमल खिलेगा। हम लोकसभा की 17 सीटें जीत रहे हैं और सरकार भी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अब आपके विरोधी जो हैं वो बार बार एक सवाल कहते हैं कि जो नई बीजेपी है वो सिर्फ 2 लोगों की है, उसमें आपका और प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, वो शायद बीजेपी को समझते नहीं है। राहुल गांधी, वो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है, जो पूरी पार्टी है, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से डरती है। चले, ऐसी चीज़ों का मैं क्या जवाब दूं? हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे। यूपी के 2 लड़के आपको लगता है कुछ कर पाएंगे? हाँ हाँ, कर ही लिया था। यहाँ चुनाव लड़े थे हम, 325 सीटें जीते थे। 2 लड़के ही तो थे जो चुनाव लड़ने आए थे। ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस करेंगे यहाँ वो। मैं अगर बंगाल की बात करूं, खासकर बंगाल चुनावों की अगर बात करूं, बंगाल के चुनावों में इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, खासकर ये देखते हुए कि दीदी बार बार कह रही हैं कि संदेश खाली को बड़ा बनाया गया, ऐसा कुछ था नहीं। अगर ऐसा ही है तो उनको क्यों स्पष्टता करनी पड़ रही है? कुछ नहीं है तो भूल जाओ। ममता दीदी के लिए शर्म की बात है
कि एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर सैकड़ों महिलाओं का शोषण हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और अगर इसको भी ममता जी हल्के से ले रही है तो मैं मानता हूं कि इससे निष्ठुर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि आप लोग संदेश खाली का नाम लेते हैं, लेकिन अगर बात प्रज्वल रेवन्ना की जाए तो उसको वापस लाने में कामयाब नहीं होते। देखिए, मुझे एक बात बताइए, प्रज्वल रेवन्ना जहां ये घटना हुई वहां शासन किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? स्टेट के हाथ में होता है, सेंटर के हाथ में। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर्नाटक हमें दे दे लॉ एंड ऑर्डर का हवाला। तो अब भगा उन्होंने दिया, भागने उन्होंने दिया और सवाल हम पर कर रहे हैं। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं, जब तक वोकलिगा बिल का वोटिंग नहीं हुआ इन्होंने इस केस को तवज्जो नहीं दी। वोकलिगा वोट का वोटिंग होने के बाद ही, क्योंकि वोकलिगा बिल में नुकसान न हो इसलिए केस को दबा कर रखा। कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना चाहती है, इसमें आपकी पार्टी को या आपकी सरकार को आपत्ति है? देखिए, इस पर संसद में एक बहस होनी चाहिए। कांग्रेस का ही स्टैंड था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। सेंसस और अब तो वो भी नहीं बोलते, शायद आपको पुराना कोई स्मृति लगता है। मैंने तो 3 महीने से नहीं सुना है। यूपी के चुनावों की बात हो रही है, यूपी में लास्ट फेज में भी वोटिंग होने वाली है। उनकी तरफ से काउंटर आरोप लगता है परिवारवाद का आपकी पार्टी पर। कहा जाता है यूपी में जितनी भी पार्टी बीजेपी के साथ हैं, अधिकतर सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवारवाद दिखाई देता है। देखिए, भाजपा के साथ जो पार्टियां हैं उसका निर्णय भाजपा नहीं कर सकती। हम बुलडोज नहीं कर सकते भाई, हम हमारी पार्टी का निर्णय करते हैं। परिवारवाद पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? जो आपके साथ अलायंस आते हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अलायंस जो आता है वो अपने तरीके से अपनी पार्टी चलाए। हमारा कोई इसमें, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो अलायंस पर हम थोप नहीं सकते। परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि परिवारवाद के आधार पर देश की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। एक अफवाह है, वो अफवाह ये है कि अमित शाह जी की पकड़ सिर्फ अपनी पार्टी पर नहीं औरों पर भी होती है, और इसका उदाहरण दिया जा रहा है जौनपुर के तरह, कि जौनपुर में किस तरीके से अफवाहों के जवाब नहीं देता भैया। आप ही कह रहे हो अफवाह हो तो रहने दो ना, फिर अब आगे। धनंजय सिंह की अगर मैं बात करूं, अरे भाई अफवाह ही है, आप ही कह रहे हो, छोड़ दो विषय को। राजा भैया को लेकर ये सवाल सबके मन में है। राजा भैया को लेकर बहुत सी बातें हुई, अल्टीमेटली उन्होंने सपा को अपना सपोर्ट दे दिया। ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आरोप ये भी लगता है कि मायावती जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आकाश आनंद को इसलिए बैठाया गया क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। देखिए भाई, इस प्रकार की बातें चलती रहती है राजनीति के अंदर, चुनाव में विशेष कर चलती है। परंतु मायावती जी की पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी और उनका विचार दूर दूर तक, किलोमीटर तक भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये समझा जाए कि आप अगर अगली सरकार बना रहे हैं तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी? हाँ जी। और इसमें जो अपोजिशन आ रहा है, जैसे ममता अपोज कर रही हैं, और वो तो स्वाभाविक है। तो हम जो करेंगे तो केजरीवाल जी की तरह रोड पर तो नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में ही करेंगे। सबको अपने अपने विचार वहीं रखने हैं। शो को मैं वाइंड अप करूं उससे पहले, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जो आगे की आपकी स्ट्रैटेजी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता से मेरा अपील है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को स्ट्रक्चर तरीके से हर मोर्चे पे आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों को, जो अपने आप को विकास की प्रक्रिया से कटा हुआ पाते थे, वो 60 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने घर, बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य की सुविधाएं, 5 किलो अनाज मुफ्त, गैस का सिलेंडर, ये सभी देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है।
आज वो 60 करोड़ लोग आज़ादी के बाद पहली बार महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद पहली बार किसी सरकार ने उनकी चिंता की है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। धारा 370 हटाकर 35A हटाकर आतंकवाद पर बहुत करारा जवाब दिया है। ठोस आंतरिक सुरक्षा की नीति के कारण देश में आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों समाप्ति के कगार पर हैं। देश की सीमाओं को, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर हमारी सेना के हाथ मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रक्षा उत्पादन में पहली बार आज़ादी के बाद आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी आ रहा है। हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण, वो भी स्वदेशी उपकरणों से आधुनिकीकरण, ये पहली बार देश में 75 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री 11वें नंबर पर अर्थतंत्र को 10 साल की स्टैग्नेंसी से छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नींव डली है इसके तहत तीसरी टर्म में मोदी जी इसको दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के बैलेंस शीट आज देख लीजिए, जो एनपीए के कारण कर्ज में डूबे थे आज सारे सबसे अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। शेयर बाजार में पहले देश के 2 करोड़ 20 लाख लोग ही हिस्सा लेते थे, आज 15 करोड़ लोग डीमेट अकाउंट का धारण कर कर इसके मुनाफे को 15 करोड़ लोगों के बीच में शेयर किया गया है। इसी प्रकार से इस देश के अंदर मुद्रास्फीति, बजटीय घाटा और एक्सपेंडिचर, ये तीनों को अर्थतंत्र की सारे अच्छे पैरामीटर्स के साथ मैच नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे, मोदी जी इसको 11,80,000 करोड़ तक ले गए। रेल बनने की, रेल का एक्सपेंशन 2.5 गुना स्पीड से बढ़ा है। रोड का एक्सपेंशन 2.5 गुना स्पीड से बना है। देश के युवाओं के लिए भारतीय विचार और भारतीय संस्कार के आधार पर परंतु ग्लोबल परिवेश को समाहित करने वाली नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। देश के अंदर पहली बार स्टार्टअप का एक बड़ा फौज नरेंद्र मोदी जी के शासन में खड़ा हुआ है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत आज देश के चुनिंदा देशों के साथ बरोबरी कर रहा है। इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं। अंतरिक्ष के अंदर भारत ने ढेर सारी सिद्धियां प्राप्त की है। इसी प्रकार से इकोनॉमी में इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर आज भारत पायोनियर बना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, बैटरी की बात हो, सोलार की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या फिर जहां हम पीछे थे डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्रोडक्शन की बात हो, जहां पिछड़े थे वहां हम मैच कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से सर्वदृष्टि से सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास का एक अद्भुत मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिया है। कोरोना जैसी सहस्त्राब्दी की सबसे कठिन महामारी को बहुत अच्छे तरीके से जनता का साथ लेकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बचाने का काम किया है। जब मोदी जी नारा देते थे जनता कर्फ्यू, दिया जलाओ, थाली बजाओ, सारे वामपंथी विचारधारा वाले लोग और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ाती थी।
मगर जो सामूहिक मन बना कोरोना के खिलाफ लड़ने का, इसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। हमने वैक्सीन भी दुनिया में सबसे तेजी से बनाई और 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन से डोज देकर आज सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस जनता का 130 करोड़ के देश की जनता का कलेक्टिव सेल्फ कॉन्फिडेंस और सामूहिक संकल्प महान भारत की रचना के लिए मजबूत तरीके से निर्धारित कराने का काम किया है। आज देश का 5 साल का बच्चा से लेकर 30 साल का युवा ये मानते हैं कि यह देश 2047 में जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी दुनिया में टॉप पर होगा, नंबर 1 पर होगा। ये आत्मविश्वास के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में 130 करोड़ लोग लगे हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए देश की जनता फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे, ऐसा हमारे देश की जनता को विनती है। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरा देश घुमा हूँ इस चुनाव के प्रचार में, जहाँ पर भी जाते हैं लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए लामबंद होते दिखते हैं। एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हमें आशीर्वाद देश की जनता का प्राप्त हो रहा है, इसमें मेरी मन में कोई शक शुबह नहीं है। मैं देश की जनता का भी करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि स्थिर सरकारों से इस देश का भविष्य संभला है। तीसरी टर्म फिर से एक बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ दीजिए और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त कीजिए। यही मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं। आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।